हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, उसका महत्व, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं और इसके साथ साथ हमने एक वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो हैं वे एक दूसरे पर क्यों निर्भर होते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। अर्थात आज हमारा कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का अंतिम चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर का अंतिम क्लास है, जहां हम ये देखने वाले हैं कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या होती है, अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान के दो रूप होते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के साथ साथ, है ना, हम उनके भी पक्ष और विपक्ष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे एक नया वीडियो बनाने का, है ना, प्रेरित मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, या हम इसे कहते हैं अर्थशास्त्र की विभाग, है ना। जब पुराना आपके पास नोट्स था तो उसमें लिखाता था कि अर्थशास्त्र के विभाग कौन कौन से हैं, है ना। तो अर्थशास्त्र के 5 विषय सामग्री, या हम ये कहें कि अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। सबसे पहला होता है उपभोग, दूसरा होता है उत्पादन, तीसरा होता है आपका विनिमय, चौथा होता है आपका वितरण और पांचवा होता है आपका राजस्व। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा, है ना। उपभोग क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, विनिमय क्या होता है, वितरण और राजस्व क्या होता है, इसका एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्लियर नहीं कर रहा हूँ, है ना। इतना ही समझ लो कि अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। इन 5 विभागों में से सबसे पहला होता है उपभोग, अर्थात वे वस्तुएं एवं सेवाएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करें, उसे हम क्या कहते हैं जी, उपभोग कहते हैं। ठीक है, हल्का हल्का से बता दे रहा हूँ फिर भी। दूसरा होता है आपका उत्पादन। उत्पादन का अर्थ होता है किसी वस्तु का सृजन करना, किसी नई वस्तु का क्या करना जी, सृजन करना ही क्या कहलाता है जी, उत्पादन कहलाता है ना। अगला है हमारा विनिमय। विनिमय का अर्थ होता है आदान और प्रदान। विनिमय का क्या अर्थ होता है जी, कि जब किसी वस्तु एवं सेवाओं का ऐच्छिक अर्थात इच्छानुसार, वैधानिक अर्थात विधि के अनुसार, पारस्परिक, है ना, जब लेन देन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं जी, विनिमय कहते हैं। और विनिमय करने के लिए तो 2 पक्ष का होना आवश्यक होता है। और लास्ट है चौथा है हमारा वितरण। वितरण का अर्थ क्या होता है जी, बंटवारा, है ना। वितरण का अर्थ क्या होता है, बंटवारा। बंटवारा मतलब क्या हो जाए, किसके बीच किसको बांटोगे। तो याद रखना है, उत्पादन के जिस तरह से 5 विभाग या 5 विषय सामग्री होते हैं अर्थशास्त्र के, उसी प्रकार उत्पादन के जो है 5 क्या होते हैं जी, 5 होते हैं साधन। अर्थात उत्पादन के 5 साधनों के मध्य ही हम किसी वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा साहस और पांचवा होता है हमारा संगठन। ठीक है, तो उत्पादन के इन्हीं 5 साधन के माध्यम से हम किसी वस्तु का क्या करते हैं जी, उत्पादन करते हैं, है ना। तो वितरण क्या हुआ, उत्पादित धन को उत्पादन के 5 साधनों के मध्य बांटना ही वितरण कहलाता है। ठीक है, जैसे बताया था अभी, उत्पादन के 5 साधन हैं, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो हमने जितने वस्तुओं का उत्पादन किया है, उस उत्पादित वस्तुओं को इन्हीं 5 साधनों के मध्य बांटना ही क्या कहलाता है जी, वितरण कहलाता है। लास्ट में राजस्व। राजस्व मतलब क्या होता है कि सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा करना क्या होता है जी, राजस्व कहलाता है ना। सरकार के पास क्या आती है, आय आती है। आय किस माध्यम से आता है जी, टैक्स के माध्यम से, है ना। टैक्स के माध्यम से आता है। ठीक, आपका क्या बोलना चाहिए, निवेश के माध्यम से आय प्राप्त होता है। ठीक, इसके साथ साथ जो है बहुत सारी क्या लगती हैं, चालान होता है ना, उसके माध्यम से उनको आय प्राप्त होती है। तो उस आय को जो है सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, इसका अध्ययन करना या इसका लेखा जोखा करना जो है क्या कहलाती है जी, राजस्व कहलाती है। अर्थात सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा जो है राजस्व कहलाती है। ठीक है,
अगला है हमारा अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थात अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा है। अब अर्थशास्त्र की प्रकृति का आशय क्या होता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है। ठीक है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। देखो, अर्थशास्त्र को हम विज्ञान भी मानते हैं और कला भी मानते हैं। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय को क्रमबद्ध ज्ञान है जो कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करे, उसे हम क्या कहते हैं जी? विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जो कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करे, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र विषय का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है ना। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि अर्थशास्त्र का जो है 5 विभाग है। ठीक है, कौन कौन सा? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो जब भी हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम इसी सीक्वेंस में, इसी क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से चूंकि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो है क्रमबद्ध रूप से क्या कहता है जी? अध्ययन किया जाता है। अगला है वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी हम कई वैज्ञानिक विधियों का क्या करते हैं जी? प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास कई सांख्यिकी विधियां हैं, है ना, जो वैज्ञानिक हैं। जैसे सहसंबंध, है ना, आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े भी होंगे, है ना। जैसे आपका सहसंबंध हुआ, प्रतिगमन हुआ, ठीक, इसके साथ साथ निर्देशांक हुआ। ये क्या है? वैज्ञानिक रीतियाँ हैं। और इन रीतियों का प्रयोग भी जो है हम किस में करते हैं जी? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तीसरा हमारा है सिद्धांतों का निर्माण। ठीक है, अर्थशास्त्र को विज्ञान कहने का तीसरा लॉजिक होता है कि अर्थशास्त्र है क्या करता है जी? सिद्धांतों का निर्माण करता है। अर्थात पढ़े ही हैं, जैसे उपयोगिता का नियम, है ना, आप लोग मांग का नियम, पूर्ति का नियम पढ़ने वाले हो, है ना। उपयोगिता का नियम मतलब क्या हो गया कि जब कोई वस्तु हम क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। ठीक है, तो वस्तु की उसकी प्रकृति के आधार पर हमें क्या मिलती है जी? उपयोगिता मिलती है। मांग का नियम हमें कहता है कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता है ना, उसकी मांग जो है घट जाती है, और जैसे जैसे वस्तु का मूल्य घट जाता है मांग जो है क्या होती है जी? बढ़ जाती है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र जो है कई ऐसे सिद्धांतों का क्या करती है? निर्माण करती है। इसलिए अर्थशास्त्र एक विज्ञान कहलाता है। अगला है सार्वभौमिक शक्तियों का प्रतिपादन। ठीक है, जैसे विज्ञान, जैसे आपका रसायन है, जीव विज्ञान है, यहाँ क्या होता है कि जो नियम बनते हैं वो नियम भी क्या होते हैं जी? सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है कि सभी जगह जो उसको लागू कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में बने हुए बहुत सारे नियम जो होते हैं वे क्या होते हैं जी? सार्वभौमिक होते हैं। जैसे बताया ना अभी कि मांग का नियम, है ना, मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता है ना, मूल्य पहले 1 रुपया था, वो बढ़कर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो उसकी मांग क्या होती है जी? घट जाती है ना। अर्थात वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो मांग 5 के बराबर होगा। जैसे बढ़कर 2 रुपया हो गया, 4 के बराबर होगा, 3 हो गया तो 3 के बराबर, 4 हो गया तो 2 के बराबर, और 5 हो गया तो कितने के बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, और ये क्या हाल यहीं लागू नहीं होता, प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। जैसे अभी टमाटर ले लो, है ना, टमाटर का मूल्य कितना हो गया है जी? 120 रुपया हो गया है, या 140 रुपये बिक रहा है। तो लोग कितना खरीद रहे हैं? अधिकतम 1 पाव या आधा किलो, या अधिकतम से अधिकतम 1 केजी खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही वस्तु का टमाटर का मूल्य कितना होता था? 10 रुपये रहता है ना, तो सभी लोग जो है कितना खरीदते हैं? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो खरीदते हैं ना। तो ये नियम जो है केवल किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं होता, बल्कि सारे क्षेत्र के लिए होता है। तो इस तरह से सार्वभौमिक शक्तियों का प्रतिपादन भी अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र को हम क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। अगला है मुद्रा का मापदंड। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी सेवाएं हैं, जितने भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जितने भी सेवाओं का उपभोग करते हैं, या देश में जितने भी राष्ट्रीय आय है, इन सभी की गणना जो है किसके माध्यम से जी? मुद्रा के माध्यम से क्या जाता है? रुपया के माध्यम से किया जाता है। तो मुद्रा का मापदंड होने के कारण भी अर्थशास्त्र को हम क्या मानते हैं? एक विज्ञान मानते हैं। साथ ही साथ भविष्यवाणी की शक्ति। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में हम भविष्यवेता भी बन जाते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र में भी हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। और हम मानसून को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष जो है, ठीक है, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी। ठीक, जैसे क्या हुआ? युद्ध हुआ रूस और यूक्रेन का,
रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमने अनुमान लगा लिया कि भविष्य में जो है हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, और हुआ भी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जहाँ रूस युद्ध के पहले 70 या 80 रुपये मिल रहा था, अब बढ़ कितना हो गया जी, 103 के आसपास हो गया है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र में भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जिसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसलिए हम अर्थशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं। ठीक है, अगला आता है कि विज्ञान के रूप। अब विज्ञान जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है जी, है ना। विज्ञान कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है आपका वास्तविक विज्ञान के रूप में, और दूसरा आदर्श विज्ञान के रूप में। तो देख लेते हैं। सबसे पहला वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है। याद रखना है कि जो प्रोफेसर रॉबिन्सन हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या नाम दिया है जी, वास्तविक विज्ञान कहा है। वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है जी, है ना। याद रखना है कि वास्तविक विज्ञान जो है वो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। यह केवल क्या है का अध्ययन करता है ना। यह क्या करता है, केवल क्या है का अध्ययन करता है। इसे वास्तविक विज्ञान होने के नाते किसी की अच्छाई उसकी बुराई के बारे में कुछ भी लेना देना नहीं होता है ना। जैसे मान लेते हैं सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है, सरकार क्या करती है, टैक्स में बढ़ोतरी करती है। तो टैक्स लगाने के बाद जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो है लेना देना किससे नहीं होता, वास्तविक विज्ञान से नहीं होता। इसी को कहा गया है कि वास्तविक अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, जिसका समर्थन प्रोफेसर रॉबिन्सन ने किया है। उनका कहना है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है, केवल कारण और परिणाम के बीच संबंध को बताया जाना है ना। यहाँ जो है किसी अध्ययन की अच्छाई और उसकी बुराई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि आदर्श विज्ञान जो होता है वो कहता है कि आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होना चाहिए और क्यों क्या नहीं होना चाहिए आदि बातों का जो है अध्ययन किया जाता है ना। यह अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में भी जानकारी देता है। आदर्श विज्ञान मानने वाले अर्थशास्त्रियों का विचार है कि अर्थशास्त्र का संबंध नीति शास्त्र से होता है ना। अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है जी, नीति शास्त्र से होता है। और उसे यह बताने का अधिकार है कि कौन से कर बुरे हैं और कौन से कर जो है बुरे नहीं हैं। अर्थात जब हम टैक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो उससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जो है बताना आवश्यक है। क्योंकि यदि हम टैक्स लगा दें और गरीब वर्ग ही उस वस्तु को खरीद ना पाए तो उस टैक्स का क्या वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहा गया है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है वो नीति शास्त्र से संबंध होता है। और नीति शास्त्र कहता है कि कुछ भी कर रहे हो, चाहे उसकी अच्छाई हो चाहे उसकी बुराई हो, दोनों को जो है हमें बताना चाहिए। जबकि वास्तविक विज्ञान कहता है कि जो भी टैक्स लगाना है टैक्स लगा दो, उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में किसी प्रकार की कोई बताना नहीं है। वो केवल कारण और परिणाम को बताता है। अर्थात टैक्स बढ़ा तो उसके बाद जो है पेट्रोल के दाम में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन टैक्स बढ़ाने के बाद पेट्रोल के दाम तो बढ़ गया, क्लियर है, लेकिन उसका प्रभाव आम नागरिक पर क्या हुआ वो कौन नहीं बताता, वास्तविक विज्ञान नहीं बताता। और बताता कौन है, आदर्श विज्ञान, है ना। कि टैक्स लगाए, टैक्स लगने के बाद पेट्रोल का दाम बढ़ा तो पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ने से, जैसे ही डीजल का दाम बढ़ा है ना, उससे जो है जो ट्रांसपोर्टिंग है वो भी महंगा हो गया। और ट्रांसपोर्टिंग महंगा होने के काल चलते, है ना, देश में वस्तुएं भी क्या हो गई, महंगे होने लगी, जिससे आम नागरिक जो है परेशान होने लगा। ठीक है, ये कहलाता है हमारा आदर्श विज्ञान। तो इस तरह से हमने आज अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान के दो रूप होते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको भी देख सकते हो, अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क, है ना। वास्तविक ज्ञान के अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र पर आधारित है ना। संपूर्ण कार्य करने में क्या है जी, वो समर्थ नहीं होता। यदि हम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान नहीं माने तो प्रकृति में क्या होगी, बाधक होगी, है ना। कि हम कुछ काम कर रहे हैं उसका प्लस और माइनस खोजने लगें तो हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे। दक्षता में क्या होती है, फिर कमी आ जाती है। जबकि वास्तविक आदर्श विज्ञान वालों का पक्ष है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं हो सकता। अर्थात जब कोई टैक्स लगाया जाता है तो उस टैक्स से हानि या मतलब लाभ होगा, इसके बारे में बताना आवश्यक है, वरना टैक्स लगाने का कोई वैल्यू नहीं होगा। तीसरा बताया है मनुष्य तार्किक और भाविक दोनों होता है। हाँ, मनुष्य तर्क वितर्क तो करता ही करता है,
लेकिन वो भावनाओं में भी क्या हो जाता है जी, मतलब बढ़ जाता है, बह जाता है ना। विभाजन दोषपूर्ण है ना। हमें जो है अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में ही देखना चाहिए, एक विज्ञान के रूप में देखना चाहिए, है ना। इसे आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान के रूप में बांटना नहीं चाहिए। आर्थिक नियोजन एवं औद्योगिक विकास के लिए आदर्श विज्ञान मानना उचित है। इस तरह से ये आज आपका जो क्लास है कंप्लीट होता है ना। दोस्तों, यदि आपको 12वीं क्लास का संपूर्ण सिलेबस प्राप्त करना हो और अर्थशास्त्र को, ठीक है, सरल से सरल भाषा में समझना हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करना भी न भूलें, ठीक है। अगले वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है उपयोगिता, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, फिर बता दूं, जितने भी डायग्राम्स अर्थशास्त्र का मिलेंगे वो जो है आपको ब्लैक बोर्ड में मिल जाएंगे, है ना। इसलिए आपको ना तो थ्योरिकल से पार्ट से डरना है और न ही जो आपके क्या बोलना चाहिए डायग्राम्स हैं, है ना, उससे भी डरना नहीं है। थैंक यू।